अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। लास्ट क्लास में हमने मौर्योत्तर काल देखा था कि मौर्य काल का शासन जैसे पतन की ओर जाने लगा तो उत्तर पश्चिम साइड से आक्रमण होने लगे थे यवनों के। हिंद आए थे, यूनानी आए थे, शक आए थे, इस तरीके से। तो अब देखेंगे कि उस टाइम भारतीय राजवंश कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे? शुंग थे, कण्व थे और सातवाहन थे। तो सबसे पहले हम शुंग वंश के बारे में देखेंगे। तो मौर्य जो साम्राज्य था उसका अंतिम शासक था बृहद्राज। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें अयोध्या के धनदेव अभिलेख से मिलती है। धनदेव जो थे पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इनके अभिलेख जो है अयोध्या का धनदेव अभिलेख, उससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे क्या हुआ था, यवनों का आक्रमण तो लगातार चल ही रहा था। तो पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे भी यवनों का आक्रमण हुआ। तो क्या हुआ कि साकेत और माध्यमिका जो थी उस तक यवनों ने अपना घेरा डाल लिया था। तो यहाँ से अयोध्या से धनदेव गए, जब पुष्यमित्र शुंग गए और पुष्यमित्र शुंग ने मतलब वहाँ से उन्होंने यवनों को पराजित किया। तो इसके बारे में वर्णन मिलता है अयोध्या अभिलेख में। ठीक है, यवनों को पराजित करने के बाद इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, स्टेटमेंट दे के प्रश्न पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो इन्होंने क्या करवाया था, यवनों पे जो जीत हासिल की थी उसके बाद अयोध्या का अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इन्होंने सतना में भारूत स्तंभ की स्थापना करवाई थी। माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो बौद्ध धर्म था उसका उत्पीड़क था, यानी कि उसका विरोधी था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि जो सांची का स्तूप है उसकी काष्ठ वेदिका को उन्होंने पाषाण वेदिका में परिवर्तन करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। और सतना कहाँ पे है, अगर कभी प्रश्न पूछ दे लोकेशन देके कि सतना है कहाँ पे, तो सतना MP में है। ठीक है, तो इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने सतना में भारूत स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा पुष्यमित्र शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश में एक शासक और हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, भागभद्र। क्योंकि भागभद्र के समय हेलियोडोरस आया था, एंटियल कीट्स का राजदूत आया था भारत में। तो प्रश्न ये पूछ देता है कि किसके टाइम पे एंटियल कीट का राजदूत आया था। तो किसके टाइम पे आया था, वो आया था भागभद्र के समय। ठीक है, ये तो हो गया शुंग वंश। अब कण्व वंश। कण्व वंश में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, क्योंकि इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, तो इसके सिर्फ शासक देख लीजिए। तो इसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। वासुदेव के बाद भूमिमित्र आए, फिर नारायण आए, फिर सुशर्मन आए। सुशर्मन इस वंश के अंतिम संस्थापक थे और सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन वंश की संस्थापना की थी। तो अब हम देखेंगे सातवाहन वंश। तो अभी हमने देखा था कण्व वंश। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? सुशर्मन। सुशर्मन की हत्या करके सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसके संस्थापक अगर कभी पूछ दे तो इसके संस्थापक कौन है? सिमुक। क्योंकि बेसिकली बच्चों को ये याद रहता है कि हाँ गौतमी पुत्र सातकर्णी होंगे या सातकर्णी होंगे, यज्ञश्री होंगे, क्योंकि ये फेमस शासक हैं सातवाहन के। लेकिन इसके संस्थापक कभी भी प्रश्न पूछे तो सिमुक। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा हमारे मन में गौतमी पुत्र सातकर्णी आएगा सातवाहन के नाम से, क्योंकि ये इसके फेमस शासक थे। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? धान्यकटक। इनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी? धान्यकटक। धान्यकटक किस जगह पे है? अमरावती। अमरावती आंध्र में है। तो इसकी राजधानी पहली थी धान्यकटक। फिर जब गौतमीपुत्र सातकर्णी आए तब उन्होंने दूसरी राजधानी भी बनाई। तो कौन सी बनाई थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान कभी प्रश्न पूछ दे कि किस जगह पर है, तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, इस सातवाहन वंश को अधिकतर आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पुराणों में इसका नाम क्या मिलता है? आंध्र मिलता है, और अभिलेखों में इसका नाम सातवाहन मिलता है, इसलिए इसे मर्ज करके आंध्र सातवाहन बोलते हैं। ठीक है,
ये हो गए सिमुक। फिर आए सातकर्णी। सातकर्णी का नानाघाट अभिलेख ब्राह्मणों के भूमिदान अभिलेख से का पता बताता है, यानी कि जो सातवाहन शासक सातकर्णी थे उनकी पत्नी थी नागनिका, उन्होंने नानाघाट अभिलेख की रचना की थी या करवाई थी। तो उन्होंने इसमें क्या बताया था कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमिदान का अभिलेख अगर कोई मिलता है तो नानाघाट अभिलेख मिलता है। ठीक है, अगर प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ब्राह्मणों के भूमिदान अभिलेख से संबंधित है, तो कौन सा है? नानाघाट अभिलेख। ठीक है, उसके बाद आए गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश के सबसे फेमस राजा थे। ये अपने आप को एक अद्वितीय ब्राह्मण मानते थे। ठीक है, और इनका दावा ये था कि समाज में जो ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व धीरे धीरे घट रहा था तो इन्होंने इसे दोबारा पुनर्स्थापित किया। ठीक है, ये अपने आप को एक अद्वितीय ब्राह्मण मानते थे। इनकी जो माता थी बलश्री, उन्होंने नासिक अभिलेख का वर्णन किया। ठीक है, यानी कि नासिक अभिलेख के बारे में जो भी पता चलता है वो किसने बताया है? बलश्री, गौतमी बलश्री ने। ठीक है, और क्या था कि जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन और शक हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो आपस में इन लोगों के टकराव चलते रहते थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था और उनकी मृत्यु भी कर दी थी। ठीक है, उसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी आते हैं। यज्ञश्री सातकर्णी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके सिक्कों पर जो है जलयान का चित्र मिलता है। किसका? जलयान का चित्र। और अगर प्रश्न पूछ दे, ये प्रश्न पूछा भी गया है पीसीएस के पेपर में कि निम्नलिखित में से किसने शक शासकों को उत्तरी कोंकण में बढ़ने से रोका, तो किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने। यानी कि जो शक शासक थे वो लगातार इनकी तरफ हमला कर रहे थे और इनके क्षेत्र जीतते जा रहे थे। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो हुए उन्होंने उत्तरी कोंकण में शकों को आगे बढ़ने से रोका। और क्या था? इनके सिक्कों पर जलयान का चित्र मिलता है। जलयान का चित्र मिलता है इनके सिक्कों पर, जो बताता है कि ये क्या थे? जल यात्रा का सूचक है ये, है ना। जलयान का चित्र मिल रहा है यानी कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने कभी जल में यात्रा की होगी, तब तो वो जानते हैं जलयान के बारे में। तो ये हो गया हमारा सातवाहन वंश। थैंक यू।